आप सभी साथियों का हमारे YouTube वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, बाबा साहब आम्बेडकर जो भारतीय संविधान के रचनाकार भी हैं, निर्माता भी हैं और देश में सैकड़ों साल की जो एक अमानवीय व्यवस्था की गुलामी को मात्र 40 साल में अपने अथक संघर्ष से दूर करने वाले महान विभूति भी हैं। और साथियों, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकते। तो साथियों, आज हम इतिहास की एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको कई इमेजेज, फ़ोटोज़ आपको इस वीडियो में दिखाई देंगी और उसमें कुछ प्रश्न होंगे जिनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो साथियों, अब आज हम बात करेंगे कि देश में एक सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस, जिसके वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत हैं, आखिर क्यों इस संगठन के जो मुखिया हैं, वैसे तो जितने भी इस तरह के जो संगठन और पार्टी हैं उनके मुखिया एक विशेष वर्ग के लोगों को ही बनाया जाता रहा है, क्यों नहीं एक मेजॉरिटी में जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, जिन्हें शूद्र कहा गया, अति शूद्र कहा गया, अछूत कहा गया, ऐसे लोगों को क्यों नहीं मुखिया बनाया जाता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, मोहन भागवत यहाँ की हर जातियों पर किताब लिखवा रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की जाति पर लिखने से कतरा रहे हैं। लिखो भागवत जी, कैसे आपके बाप दादा इजराइल से भगाए जाने पर शरणार्थी बनकर भारत आए थे। यानी आपने देखा होगा साथियों, जो लोग RSS में हैं या जो RSS को बारीकी से स्टडी करते हैं, मैंने भी RSS में अपने स्टूडेंट लाइफ में 7 दिन का प्रथम और अंतिम शिविर अटेंड किया था। मगर साथियों, मैं उन 7 दिनों में ही समझ चुका था कि इस संगठन की, इस व्यवस्था की क्या नियति है, क्या कथनी है और क्या करनी है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि वो जो भारतीय मूल निवासी लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जिन्हें शूद्र कहा गया धार्मिक शास्त्रों में, तो मेजॉरिटी में या बहुसंख्या में जो मौजूद यहाँ के हमारे देश के लोग हैं, उनको 6000 से ज़्यादा जातियों में तोड़ा गया, बांटा गया और उनमें सबसे बड़ा काम आपसी मतभेद, ऊंच नीच और आपसी जातीय घृणा, क्षेत्रीय घृणा का बीजारोपण किया गया। तो साथियों, ये जो बीजारोपण उन लोगों में किया गया, तो आपने देखा होगा कि आज भी 21वीं सदी में भी आज इतने लोग पढ़ने लिखने के बाद में भी ये लोग अलग अलग जातियों का इतिहास लिख रहे हैं और उन किताबों को हमारे बीच में बांट रहे हैं। जैसे खटीक जाति का इतिहास, धोबी जाति का इतिहास, नाई जाति का इतिहास, चमार जाति का इतिहास। मगर ये चित्त पावन जो ब्राह्मण हैं उस जाति का इतिहास नहीं लिख रहे। इसके पीछे कारण क्यों हैं? और साथियों, हमें सोचना पड़ेगा, क्यों नहीं RSS के इतने साल बाद किसी बहुजन समाज की किसी भी जाति के या जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको मुखिया नहीं बनाया। और ऐसे बहुत से राजनीतिक पार्टियां और संगठन भी हैं और आज भी जो मुख्य की पोस्ट जो होती हैं, जिनमें बहुत सारे अधिकार होते हैं, यानी एक संगठन का जो मुखिया होता है, संगठन की रूपरेखा, संगठन की जो कार्य प्रणाली में बहुत बड़ा फेरबदल करने की पावर जिस पद में होता है, उस पद पर हमें जिम्मेदारी क्यों नहीं देते हैं, इस बात को हमें सोचना होगा। तो साथियों,
ये एक किसी हमारे शोधार्थी भाई ने शोध किया है। तो आरएसएस की स्थापना चित्पावन ब्राह्मणों ने की और इसके ज़्यादातर सरसंघचालक अर्थात मुखिया अब तक सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण होते आए हैं। क्या आप जानते हैं ये चित्पावन ब्राह्मण कौन होते हैं? और साथियों, आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें आरटीआई से भी सूचना निकाल सकते हैं और आरटीआई से भी सूचना पा सकते हैं। तो हमें इस तरह के जो वीडियोज़ हैं या इस तरह के जो लेख हैं उनकी सच्चाई भी पता चल जाएगी। और साथियों, आप हम अच्छे से जानते हैं, जब कोई पीएचडी करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट कोई विद्यार्थी अगर शोध करता है तो किसी न किसी प्रमाणिक ग्रंथ, प्रमाणिक किसी बुक या किसी प्रमाणिक महापुरुष या लेखक के जो बुक्स हैं उन्हीं के आधार पे वो शोध होते हैं और उनको मान्यता दी जाती है। तो साथियों, इसमें जो ये शोधार्थी भाई ये बता रहे हैं कि चित्पावन ब्राह्मण भारत के पश्चिमी किनारे स्थित कोंकण के निवासी हैं। 18वीं शताब्दी तक चित्पावन ब्राह्मणों को देशस्थ ब्राह्मणों द्वारा निम्न स्तर का समझा जाता था। यहाँ तक कि देशस्थ ब्राह्मण नासिक और गोदावरी स्थित घाटों को भी पेशवा समेत समस्त चित्पावन ब्राह्मणों को उपयोग नहीं करने देते थे। दरअसल कोंकण का इलाका, जिसे मध्यकाल में विदेशों से आने वाले तमाम समूहों ने अपना निवास बनाया, जिनमें पारसी, बैने इजरायली, कुडाल देशकर, गौड़ ब्राह्मण, कोंकणी सारस्वत ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मण, जो सबसे अंत में भारत आए, प्रमुख हैं। आज भी भारत की महानगरी मुंबई के कोलाबा में रहने वाले बैन इजरायली लोगों की लोक गाथाओं में इस बात का जिक्र आता है कि चित्पावन ब्राह्मण उन्हीं 14 इजरायली यहूदियों के खानदान से हैं जो किसी समय कोंकण के तट पर आए थे। चित्पावन ब्राह्मणों के बारे में 1707 से पहले बहुत कम जानकारी मिलती है। इसी समय के आसपास चित्पावन ब्राह्मणों में से एक बालाजी विश्वनाथ भट्ट रत्नागिरी से चलकर पुणे सतारा क्षेत्र में पहुंचा। उसने किसी तरह छत्रपति साहूजी का दिल जीत लिया। यानी साहूजी महाराज यानी मराठा साम्राज्य का राज था उस समय, तो उनका दिल जीत लिया और साहूजी महाराज ने प्रसन्न होकर बालाजी विश्वनाथ भट्ट जी को अपना पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यहीं से चित्पावन ब्राह्मणों ने सत्ता पर पकड़ बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वह समझ गए थे कि सत्ता पर पकड़ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मराठा साम्राज्य का अंत होने तक पेशवा का पद इसी चित्पावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ भट्ट के परिवार के पास रहा। तो एक चित्पावन ब्राह्मण के मराठा साम्राज्य का पेशवा बन जाने का असर यह हुआ कि कोंकण से चित्पावन ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में पुणे आना शुरू कर दिया, जहां उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाने लगा। चित्पावन ब्राह्मणों को न सिर्फ मुफ्त में जमीन आवंटित की गई, बल्कि उन्हें तमाम करों से भी मुक्ति प्राप्त थी। चित्पावन ब्राह्मणों ने अपनी जाति को सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के इस अभियान में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। इतिहासकारों के अनुसार 1818 में मराठा साम्राज्य के पतन का यह प्रमुख कारण था। रिचर्ड मैक्सवेल ने लिखा है कि राजनीतिक अवसर मिलने पर सामाजिक स्तर में ऊपर उठने का यह बेमिसाल उदाहरण है। रिचर्ड मैक्सवेल, ईटन ए सोशल हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन 1300 से 1761 के बीच में 8 इंडियन लाइव्स वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 192 पर यह वर्णित है। चित्पावन ब्राह्मणों की भाषा भी इस देश के भाषा परिवार से नहीं मिलती थी। 1940 तक ज़्यादातर कोंकणी चित्पावन ब्राह्मण अपने घरों में चित्पावनी कोंकणी बोली बोलते थे, जो उस समय तेज़ी से विलुप्त होती बोलियों में शुमार थी। यानी वो आज लुप्त हो चुकी है। आश्चर्यजनक रूप से चित्पावन ब्राह्मणों ने इस बोली को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। उद्देश्य उनका सिर्फ एक ही था कि खुद को मुख्य धारा में स्थापित कर उच्च स्थान पर काबिज हुआ जाए। खुद को बदलने में चित्पावन ब्राह्मण कितने माहिर हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने जब देश में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिल कराने वालों में चित्पावन ब्राह्मण सबसे आगे थे। तो इस तरह अत्यंत कम जनसंख्या वाले चित्पावन ब्राह्मणों ने, जो मूल रूप से इजरायली यहूदी थे, न सिर्फ इस देश में खुद को स्थापित किया, बल्कि आरएसएस नाम का संगठन बनाकर वर्तमान में देश के नीति नियंत्रण करने की स्थिति तक खुद को पहुंचाया। तो साथियों, इस देश का जो बहुसंख्यक लोग हैं, शूद्र समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, ये गुलाम क्यों हैं? क्योंकि हम आज भी एजुकेशन से दूर हैं। हमारी शिक्षा में भागीदारी नहीं है, सत्ता में भागीदारी नहीं है और व्यवसाय में भागीदारी नहीं है। यानी सत्ता, शिक्षा और व्यवसाय, इसमें हमारी भागीदारी नहीं होने के कारण
हम बुरे हालातों में हैं। और जब तक हम अपनी इस भागीदारी को अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे। जब तक फूले बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महानायकों के विचारधारा को समझकर, उनके संघर्ष को समझकर, उनके आदेशों को मानकर और हम अपने आने वाले बच्चों के सुख सुविधा और स्वतंत्र बंधुत्व, भाईचारा, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान के अनुसार जो हम माहौल चाहते हैं, वो माहौल हम कभी नहीं दे पाएंगे। इसलिए साथियों, अंधविश्वास और इस तरह की व्यवस्था को समझें और देश में एक नई व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार भाईचारा, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हमें करनी होगी। और हमारे जनसंख्या के हिसाब से बहुजन समाज के लोगों को, मूल निवासी समाज के लोगों को और देश की मेजॉरिटी के लोगों को शिक्षा, सत्ता और व्यवसाय में अपनी भागीदारी हासिल करनी होगी। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।